दोस्तों नमस्कार। आज जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वह सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है। वह आपके भविष्य का सवाल है, आपको बच्चों की नौकरी का सवाल है, आपकी जेब, आपकी बचत, आपके घर के खर्च और इस देश की दिशा का सवाल है। क्योंकि आज भारत दो तस्वीरों के बीच खड़ा दिखाई देता है। एक तस्वीर कहती है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत सुपर पावर बनने वाला है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। और दूसरी तस्वीर कहती है रुपया लगातार गिर रहा है, बैंक डर में है, सरकार कर्ज में है, युवाओं में गुस्सा है, कॉरपोरेट पैसा भारत से बाहर भेज रहे हैं, अरबपति देश छोड़ रहे हैं और सरकार आरबीआई के खजाने पर निर्भर होती जा रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या भारत सच में उभरती हुई महाशक्ति है या फिर चमकदार नारों के पीछे आर्थिक अंधेरा छिपा हुआ है? आज हम बात करेंगे उस पैनिक बटन की जो शायद सरकार के भीतर दब चुका है लेकिन जनता को अभी तक बताया नहीं गया। 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। देश उम्मीद कर रहा था कि बात होगी गिरते रुपए की, बढ़ती महंगाई की, बेरोजगारी की, बैंकों की हालत की, विदेशी निवेशकों के पलायन की। लेकिन चर्चा किसकी हुई? 2047 तक विकसित भारत। हर मंत्री बाहर निकला मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसके बाद वित्त मंत्री चुप, पेट्रोलियम मंत्री चुप, वाणिज्य मंत्री चुप और आपके कृषि मंत्री चुप। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि देश की मौजूदा आर्थिक तस्वीर इतनी कमजोर है कि सरकार भविष्य के सपने बेचकर वर्तमान की बहस से बचना चाहती है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसी समय दूसरी तरफ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह डराने वाले। दोस्तों, भारत में एक संस्था है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? रुपए की ताकत बचाना, बैंकिंग सिस्टम को स्थिर रखना, संकट में अर्थव्यवस्था को संभालना। लेकिन आज क्या हुआ? आरबीआई सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड दे रहा है। इस बार 86,588 करोड़, जी हाँ, 86,588 करोड़ रुपए। और पिछले साल 68,000 करोड़। उससे पहले और भी हजारों करोड़। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरबीआई इतना मुनाफा कमा रहा है तो जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही? ईएमआई कम क्यों नहीं हो रहे? युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ शानदार है तो सरकार अपने बैंकों की हिस्सेदारी क्यों बेच रही? सरकार ने फैसला किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, लगभग 8% हिस्सेदारी। क्यों? पैसा जुटाने के लिए। यानी तस्वीर देखिए, एक तरफ आरबीआई से हजारों करोड़ आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बैंक बेचकर पैसा जुटा रही है। यह वैसा ही है जैसे घर में सोना भी बेच रहे हैं और रिश्तेदार से उधार भी मांग रहे हैं। तो आखिर अंदर क्या चल रहा है? क्या सरकार की नकदी स्थिति उतनी मजबूत नहीं जितनी दिखाई जाती है? अब आते हैं सबसे बड़े संकट पर, रुपया। 2014 में डॉलर लगभग 60 रुपए के आसपास था और आज 83, 84, 90 और कई बार उससे भी ऊपर। यानी रुपया लगातार कमजोर होता हुआ। और जब रुपया कमजोर होता है, तेल महंगा होता है, आयात महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, जनता की जेब टूटती है। लेकिन सरकार रुपया बचाने के लिए क्या कर रही है? डॉलर बेच रही है। जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रुपया अचानक न टूट जाए।
सरकार के पास अभी लगभग 688 करोड़ बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ठहरिए, भारत को सिर्फ 6 चीजें आयात करने के लिए कितना पैसा चाहिए? तेल, सोना, चांदी, उर्वरक, पेट्रोल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और इसका कुल बिल लगभग होता है 513 बिलियन डॉलर का। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी तो यह बिल 700 बिलियन डॉलर पार कर सकता है। यानी जो रिजर्व हमारे पास है वह एक साल के बड़े आयात संकट में खत्म भी हो सकता है। और यही वजह है कि सरकार के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। दोस्तों, यह आंकड़ा आपको हिला देगा। रुपए को बचाने के लिए 2025 में लगभग 41 बिलियन डॉलर बाजार में झोंके गए। 2024 में तिरपन बिलियन डॉलर। कुछ महीनों में तो हालत यह थी कि एक महीने में 20 बिलियन डॉलर तक बाजार में डालने पड़े। क्यों? ताकि रुपया अचानक टूटकर 90 या 100 प्रति डॉलर की तरफ ना भाग जाए। अब सोचिए, अगर इतनी कोशिशों के बाद भी रुपया कमजोर हो रहा है तो असली दबाव कितना बड़ा होगा। अब एक और डरावना पहलू, विदेशी निवेशक जो भारत में पैसा लगाते थे वे धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है रुपया कमजोर होगा, रिटर्न घटेगा, बाजार अस्थिर होगा। और सिर्फ विदेशी ही नहीं, भारत के अपने अरबपति भी भारत से बाहर निवेश कर रहे हैं। 2025-26 में भारतीय कंपनियों ने विदेशों में लगभग 33 बिलियन डॉलर निवेश किया, यानी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और अनुमान यह है कि यह और बढ़ेगा। अब सवाल है, अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा अवसर है तो भारतीय कंपनियां भारत छोड़कर बाहर क्यों निवेश कर रही हैं? क्यों? वे अमेरिका, यूरोप, दुबई, सिंगापुर में पैसा लगा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां नीतियां स्थिर हैं, टैक्स व्यवस्था स्पष्ट है, बाजार भरोसेमंद है, मुद्रा मजबूत है, और शायद सबसे बड़ा कारण, उन्हें भारत के भविष्य को लेकर भरोसा कम हो रहा है। यह सिर्फ निवेश की कहानी नहीं है, यह पलायन की कहानी भी है। हजारों करोड़पति और हाई नेटवर्थ लोग भारत छोड़ चुके हैं। क्यों? इसके 4 बड़े कारण: बेहतर जीवन स्तर, बेहतर बिजनेस माहौल, टैक्स की स्पष्टता, और वैश्विक गतिशीलता। यानी जो लोग भारत में सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं उन्हें अपने भविष्य के लिए भारत पर्याप्त सुरक्षित नहीं लग रहा। यह किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा संकेत है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर आदमी की जेब से जुड़ा है, पेट्रोलियम और डीजल। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तो भारत में पूरा फायदा जनता को क्यों नहीं मिलता? क्यों टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? क्यों एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है? क्यों सरकार तेल से भारी कमाई करती है? मनमोहन सिंह सरकार के दौर में तेल 140 डॉलर प्रति बैरल तक गया, लेकिन आज की तुलना में टैक्स स्ट्रक्चर अलग था। मोदी सरकार के दौर में लंबे समय तक तेल 60 से 70 डॉलर रहा, फिर भी जनता को सस्ता पेट्रोल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार ने तेल को राजस्व मशीन बना दिया। जब सरकार के खर्च बढ़ते हैं तो पैसा कहां से आता है? टैक्स, कर्ज,
सरकारी संपत्ति बेचना, आरबीआई से डिविडेंड, आज चारों रास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके बावजूद सरकार का ब्याज भुगतान हर साल लाखों करोड़ तक पहुंच रहा है। यानी सरकार पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है और यह स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। अब बैंकिंग सिस्टम देखिए, सरकार कहती है एनपीए कम हो गया, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? बैंक बड़े कॉरपोरेट लोन देने से डर रहे हैं, छोटे व्यवसाय को लोन मुश्किल हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और सबसे बड़ा आरोप, बड़े कॉरपोरेट के हजारों करोड़ राइट ऑफ कर दिए गए। जनता पूछ रही है अगर आम आदमी ईएमआई दे तो नोटिस, लेकिन बड़े उद्योगपति का कर्ज, रिस्ट्रक्चर, राइट ऑफ सेटलमेंट, क्या यही आर्थिक न्याय है? अब उस दर्द पर आते हैं जो किसी भी राष्ट्र का सबसे खतरनाक संकेत होता है, युवाओं की निराशा, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, लंबे इंतजार और फिर बेरोजगारी। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह युवाओं में गुस्सा है। एक छात्र आत्महत्या कर लेता है, क्यों? क्योंकि परिवार ने कर्ज लेकर पढ़ाया, उम्मीद थी नौकरी मिलेगी, लेकिन सिस्टम पर भरोसा टूट गया। जब युवा व्यवस्था से भरोसा खो देता है तो राष्ट्र का भविष्य कमजोर होने लगता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मूव करते हैं और वहां देखते हैं, अमेरिका चाहता है भारत उसकी ऊर्जा खरीदे, उसकी तकनीक खरीदे, उसके साथ रणनीतिक रूप से खड़ा रहे, लेकिन सवाल यह है क्या भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बना पाएगा या फिर धीरे धीरे आर्थिक निर्भरता बढ़ती जाएगी? भारत अभी 40 से ज्यादा देशों में तेल आयात करने की बात कर रहा है, यह रणनीतिक संतुलन है, लेकिन यदि दबाव बढ़ता है तो भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों प्रभावित हो। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन सिर्फ नारों से नहीं। उसके लिए चाहिए मजबूत शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी सिस्टम, स्थिर नीति, मजबूत रुपया, बढ़ती उत्पादन क्षमता, मजबूत निर्यात, भरोसेमंद संस्थाएं। अगर केवल टैक्स बढ़ेंगे, संपत्तियां बिकेंगी, आरबीआई पर निर्भरता बढ़ेगी, युवा निराश होंगे, निवेश बाहर जाएगा, तो सपना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सपना मुश्किल हो जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की नहीं है, यह लड़ाई है पारदर्शिता की, यह लड़ाई आर्थिक ईमानदारी की, यह लड़ाई है अवसरों की, यह लड़ाई है युवाओं के भविष्य की। देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारा नहीं होता, देशभक्ति का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जहां युवा को नौकरी मिले, किसान को सम्मान मिले, मध्यम वर्ग टूटे नहीं और अमीर अपना पैसा देश से बाहर भेजने के बजाय देश में लगाए। दोस्तों, भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है सपनों की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है कर्ज, निर्भरता और आर्थिक असंतुलन की तरफ। सवाल यह नहीं कि भारत गरीब है या अमीर,
सवाल यह है कि भारत की आर्थिक ताकत को फायदा किसे मिल रहा है, जनता को या सिर्फ सत्ता और कारपोरेट गठजोड़ को। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ शानदार है तो फिर इतना डर क्यों? रुपए को बचाने के लिए अरबों डॉलर क्यों चल रहे? सरकार को संपत्ति बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? युवा सड़कों पर क्यों है और अमीर लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? 2047 का सपना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी राष्ट्र का भविष्य भाषणों से नहीं बनता। वह बनता है भरोसे से, रोजगार से, शिक्षा से, मजबूत संस्थाओं से और आर्थिक ईमानदारी से। अगर देश के भीतर सवाल पूछने की जगह खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, और अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो अर्थव्यवस्था भी अंततः कमजोर हो जाएगी। इसलिए सवाल पूछिए, तथ्य देखिए, नारों और डर दोनों से ऊपर उठकर सोचिए, क्योंकि यह सिर्फ सरकार की कहानी नहीं है, यह भारत के भविष्य की कहानी है। अब अजय महात्म को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।